लंबे समय से कैंसर से जूझ रही है और उसकी जान बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी की जरूरत है। दिक्कत यह है कि सर्जरी के बाद मरीज बचेगा या नहीं ये पूरी तरह अनिश्चित है, इसलिए कोई भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी उसे लोन देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से विल अंदर ही अंदर टूट चुका है। लेकिन एमी के सामने वह यह जाहिर नहीं होने देता। वह उसे वादा करता है कि जल्द ही इंश्योरेंस का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद जॉब इंटरव्यू का बहाना बनाकर वह घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें कैम नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो एक EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। कहीं भी एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचना ही उसका मुख्य काम है। उसके साथ ड्राइवर स्कॉट भी है। वे एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल एक बच्चे को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद कैम स्कॉट को ड्रिंक के लिए कहती है, जिससे पता चलता है कि इतना स्ट्रेसफुल काम करने के बाद भी वह मेंटली काफी स्ट्रांग है। इधर विल अपने भाई डैनी के पास आया है। डैनी उसका सगा भाई नहीं है। बचपन में विल के पिता ने उसे गोद लिया था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सगे भाइयों जैसा ही है। हैरानी की बात यह है कि उनके पिता एक बड़े क्रिमिनल थे और डैनी भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है। विल को यह सब पसंद नहीं है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई है। फिर भी मन ही मन वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसीलिए मुसीबत में फंसकर विल डैनी के पास आया है। पुरानी यादें ताजा करने के बाद विल असली बात बताता है कि उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए $2,31,000 की जरूरत है। यह सुनकर डैनी कहता है कि अगर इससे भी ज्यादा मिल जाए तो कैसा रहेगा। तभी कुछ लोग आकर गन लॉड करने लगते हैं और विल को समझ आता है कि डैनी ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। डैनी बताता है कि वह फेडरल बैंक से $32 मिलियन लूटने वाला है और इस काम के लिए उसे एक एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। विल पहले तो गुस्सा होता है, पर डैनी उसे समझाता है कि पूरी जिंदगी देश के लिए करके क्या मिला, एक बार तो अपने परिवार के बारे में सोचो। बहुत हिचकिचाहट के बाद विल आखिरकार राजी हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम एक वैन में बैंक की ओर निकल पड़ती है। बिना किसी खास रुकावट के वे बैंक पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में वैन पार्क करके अंदर घुस जाते हैं। पलक झपकते ही वे बैंक के सभी कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं और बैग में पैसे भरने लगते हैं। इसी बीच जैक नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपने पार्टनर मार्क के साथ उसी बैंक की तरफ आ रहा होता है। वजह काफी दिलचस्प है। जैक असल में किम नाम की एक लड़की को पसंद करता है जो इसी बैंक में काम करती है। जैक मार्क को बाहर रुकने के लिए कहकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि दरवाजा बंद है। तभी दरवाजा खोलकर डैनी बाहर आता है और खुद को बैंक का मैनेजर बताता है। अब जैक अंदर जाने के लिए झूठ बोलता है कि उसे एक अकाउंट खुलवाना है। डैनी उसे टालने की कोशिश करता है कि अभी वे कैश ट्रांसफर में बिजी हैं, इसलिए वह 20 मिनट बाद आए। लेकिन जैक इतना जिद करता है कि डैनी को उसे अंदर आने देना पड़ता है, क्योंकि मना करने पर शक और गहरा सकता था। खैर, जैक अंदर जाकर डैनी से किम का लास्ट नेम पूछता है, क्योंकि वह उसे प्रपोज करने आया है। अब दिक्कत यह है कि डैनी तो नकली मैनेजर है, उसे नाम पता नहीं होता, तो वह अंदाजे से एक नाम बोल देता है। इसके बाद जैक किम के पास जाकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे नेम प्लेट पर पड़ती है। किम का असली सरनेम डैनी के बताए नाम से बिल्कुल अलग था। ऊपर से लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और डर के मारे उसकी आंखों में आंसू थे। जैक तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपनी बेल्ट से पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, डैनी पहले से ही राइफल तानकर उसे बंधक बना लेता है। वह धमकी देता है कि अगर किसी ने चालाकी की तो सबको मार दिया जाएगा। प्लान तो सब ठीक था, पर देखिए कैसे एक छोटी सी गलती पूरा पासा पलट देती है। एक तरफ वॉल्ट से बैग में पैसे भरे जा रहे थे, दूसरी तरफ उनका पार्टनर रेंडा वैन लेकर सबको पिक करने आ रहा था। लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और ठीक सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। यानी जहाँ डर था वहीं मुसीबत आ गई। किस्मत अच्छी थी कि उस कॉप ने उल्टा गाड़ी स्टार्ट करने में उसकी मदद की। इधर बाहर इंतजार कर रहा मार्क सोच रहा था कि उसका पार्टनर जैक इतनी देर से क्या कर रहा है। तभी उसे दिखता है कि डैनी ने जैक को गन पॉइंट पर बंधक बना रखा है। यह देखते ही वह तुरंत SIS टीम को अलर्ट कर देता है और इत्तेफाक से बैंक के पास ही SIS का हेडक्वार्टर था। डैनी जैसे ही अपनी टीम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, SIS की टीम उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। ऊपर से रेंडा ने वैन उस गेट पर पार्क नहीं की थी जहां से उन्हें निकलना था, बल्कि वह गलती से दूसरी जगह चला गया। नतीजा ये हुआ कि डैनी की पूरी टीम सीधे पुलिस और SIS के क्रॉसफायर के बीच फंस गई। इसके बाद जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। कैम और स्कॉट को दूर से ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है और इमरजेंसी अलर्ट मिलते ही वे फौरन घटना स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैनी की टीम के मेंबर्स एक एक करके पुलिस की गोलियों का शिकार होने लगते हैं। कोई मारा जाता है तो कोई घायल होकर पकड़ा जाता है, लेकिन डैनी और विल अभी भी अंदर सही सलामत हैं और उनके साथ बंधक बना जैक भी है। ये कर विल पूरी तरह घबरा जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्थिति इतनी हिंसक हो जाएगी। वह डैनी के साथ बहस करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक अचानक डैनी पर हमला कर देता है। वह उसे लगभग काबू में कर ही चुका था, लेकिन इस अफरा तफरी में विल समझ नहीं पाता कि क्या करे और गोली चला देता है। ये गोली जैक के पैर में लगती है और उसके पैर से बुरी
तरह खून बहने लगता है। विल और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और उसे बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन डैनी कहता है कि अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। मजबूर होकर विल जैक को वहीं छोड़कर चला आता है। इसके बाद वे फिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तब तक अनगिनत पुलिस वालों ने पूरे बैंक को घेर लिया होता है। उनके भागने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं और वापस अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। इधर जैक का पार्टनर मार्क अंदर घुसता है और उसे घायल हालत में देखकर तुरंत इमरजेंसी सर्विस को खबर कर देता है। कैम और स्कॉट एम्बुलेंस लेकर आ रहे थे, लेकिन पुलिस पहले उन्हें रोक देती है क्योंकि बाहर जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। हालांकि ऑफिसर डाउन होने की खबर मिलते ही पुलिस उन्हें जाने देती है और वे सीधे बैंक के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वे जैक को एम्बुलेंस में उठा लेते हैं और ठीक इसी वक्त डैनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। चूंकि बेसमेंट से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह एम्बुलेंस ही उनके बचने का इकलौता जरिया हो सकती है। वह राइफल दिखाकर पहले एम्बुलेंस को रोकता है, फिर स्कॉट को मारकर ड्राइविंग सीट से नीचे उतार देता है। इसके बाद वह $16 मिलियन के बैग के साथ विल को ड्राइविंग सीट पर बिठाता है और खुद पीछे घुस जाता है। दूसरी तरफ कैम बंदूक देखकर डर के मारे जम जाती है, लेकिन डैनी कहता है तुम अपना काम करो और इस आदमी को किसी भी तरह बचाओ। अगर कोई गड़बड़ नहीं की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बेसमेंट से निकलते वक्त सामने पुलिस दिखाई देती है। डैनी कैम को नॉर्मल तरीके से बात करने को कहता है। कैम पुलिस से कहती है कि अंदर घायल ऑफिसर है, जिसे सुनकर पुलिस एम्बुलेंस को जाने देती है। लेकिन डैनी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसने स्कॉट को मारकर नीचे तो उतार दिया था, पर वह अब भी बेसमेंट में ही पड़ा था। मार्क उसे ढूंढ लेता है और स्कॉट से उसे पता चलता है कि 2 डकैतों ने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया है। ये बात सुनते ही मार्क पूरी SIS टीम को इन्फॉर्म कर देता है। यहाँ से इस मूवी का सबसे इंटेंस पार्ट शुरू होता है। पूरे लॉस एंजल्स शहर में एक ऐसा चेस जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। SIS कैप्टन मनरो अपने कुत्ते के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे ऑपरेशन की कमान संभालते हैं। जब मार्क बाहर आता है तो SIS के मेंबर्स उसके सामने ही जैक का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि जैक अपने क्रश के चक्कर में पड़कर मुसीबत में फंस गया। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वह उन पर भड़क पड़ता है, लेकिन मनरो उसे रोक देता है और कहता है कि वह जैक को बचा लेगा। इसके बाद मनरो के निर्देश पर SIS टीम हेलीकॉप्टर लेकर एम्बुलेंस का पीछा शुरू करती है। दूसरी तरफ विल को अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जब वह देखता है कि डैनी बहुत घबराया हुआ है तो वह उसे कहता है कि ज्यादा सोचे बिना बस गाड़ी चलाता रहे। इसी बीच कैम चुपके से एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में कुछ ऐसा करती है जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। वह चुपके से एम्बुलेंस के अंदर से एक फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और डैनी के चेहरे पर स्प्रे करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वह किसी तरह संभल कर बाहर आता है और पीछे से राइफल तानकर उसे रोक देता है। वह उसे बिना किसी चालाकी के वापस आने को कहता है। मजबूरी में जब कैम वापस आती है तो डैनी उसे साफ कर देता है कि चाहे जो हो जाए उसे जैक को बचाना ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जैक मरने की हालत में पहुंच चुका है। इसलिए कैम को फिर से अपना काम शुरू करना पड़ता है। मनरो की पूरी टीम अब एम्बुलेंस के पीछे मजबूती से लग गई है। आसमान में हेलीकॉप्टर उन्हें हीट विजन टेक्नोलॉजी से ट्रैक कर रहा है और जमीन पर पुलिस उनका पीछा कर रही है। लेकिन विल कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। उसने अफगानिस्तान के रेगिस्तानों में भी गाड़ियां चलाई हैं, इसलिए वह एम्बुलेंस को इस तरह चलाता है कि रास्ते की हर बाधा को पार करते हुए पतली गलियों से निकल जाता है। अब हेलीकॉप्टर ऊपर से पीछा तो कर रहा है पर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि अंदर उनका अपना ही एक साथी मौजूद है। इसी बात का फायदा उठाकर विल और डैनी पूरे शहर में घूमते रहते हैं। पुलिस की गाड़ियां उनके आसपास भी नहीं फटक पा रही हैं। उल्टा पीछा करने के चक्कर में वे खुद ही सड़क पर क्रैश हो रही हैं। एक मोड़ पर जब रास्ता बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, विल तुरंत बैक गियर लगाकर दूसरी सड़क पर घुस जाता है। इस चेज का कैमरा वर्क कितना खतरनाक है यह आप मूवी देखकर ही समझ पाएंगे। माइकल बे ने अपने सिग्नेचर स्टाइल के ड्रोन शॉट्स इस्तेमाल किए हैं, जहां कैमरा गाड़ियों के चारों ओर घूम रहा है। इतना इंटेंस चेजिंग सीन मैंने खुद बहुत कम देखा है। ड्राइव करते समय विल डैनी को एक आइडिया देता है। अफगानिस्तान में रहने के दौरान वह एक ट्रिक इस्तेमाल करता था। जब US आर्मी उनका पीछा करती थी तो वे एक जैसे दिखने वाले कई वाहन सड़क पर उतार देते थे। इससे आर्मी कंफ्यूज हो जाती थी और वे उस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते थे। डैनी इस आइडिया को सुनते ही तुरंत मान लेता है। वह अपने पिता के पुराने गैंगस्टर दोस्त पापी को कॉल करता है। वह पापी को $8 मिलियन के बदले हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट से ठीक ऐसी ही दिखने वाली कई एम्बुलेंस निकालकर पूरे शहर में फैलाने को कहता है। इसके अलावा वह कास्त्रो नाम के एक और साथी को कुछ पेंट लेकर आने के लिए भी कहता है। तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। एम्बुलेंस की तेज रफ्तार और झटकों के कारण जैक के शरीर से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। ज्यादा खून निकल जाने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी धड़कन लगभग रुकने लगती है। तब कैम डैनी से CPR देने में मदद मांगती है और डैनी उसकी मदद करता है। डैनी जानता है कि अगर जैक मर गया तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी, क्योंकि इस वक्त जैक ही उनका असली ढाल है। दोनों के मिलकर CPR देने के बाद जैक की धड़कन वापस आ जाती है, लेकिन उसे अभी भी बहुत खून की जरूरत है। विल बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और
जैसा कि आप जानते हैं इमरजेंसी में ओ ग्रुप का खून किसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए कैम वहां विल का खून जैक के शरीर में छड़ाने का इंतजाम करती है। इधर SIS चीफ मनरो रेडियो पर डैनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब डैनी साफ कह देता है कि जब तक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। SIS टीम भी हार मानने को तैयार नहीं है। मार्क खुद एक गाड़ी लेकर एम्बुलेंस के पीछे लगा हुआ है, लेकिन विल की ड्राइविंग के आगे कोई नहीं टिक पाता। डैनी एक पल के लिए गुस्से में आकर पुलिस की गाड़ियों पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कैम झपट कर उसे रोक लेती है। इस छीना झपट्टी में बंदूक से एम्बुलेंस के अंदर ही फायरिंग हो जाती है। डैनी कैम को दरवाजे के पास खींच लाता है और उसे नीचे फेंक देने की धमकी देता है। इसी समय मार्क को ध्यान आता है कि उसकी गाड़ी में मनरो का कुत्ता बैठा है। मनरो को जैसे ही यह खबर मिलती है वह तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश देता है, क्योंकि यह कुत्ता उसके लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। नतीजा ये होता है कि पुलिस और SIS अस्थायी रूप से पीछे हट जाते हैं। अब तक तो पुलिस और SIS पीछे थे, लेकिन अब खेल में एक नया खिलाड़ी आता है जो डैनी को बाकी सबसे बेहतर जानता है। यह चेज अब शहर की खबरों का हॉट टॉपिक बन चुका है और केस FBI के हाथ में चला गया है। स्पेशल एजेंट एंसन क्लार्क बैंक लुटेरों के बारे में सारी जानकारी जुटाता है और डैनी का नाम सुनते ही वह चौंक जाता है। वह सीधे मनरो के पास जाता है। मनरो पहले उसे केस से दूर रखना चाहता है, लेकिन एंसन कहता है कि SIS टीम को अंदाजा भी नहीं है कि वे किसका पीछा कर रहे हैं। डैनी 17 साल की उम्र से डकैती कर रहा है और उसके पिता शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल थे। उसे जाल में फंसाने की कोशिश बेकार है, क्योंकि वह जानता है कि पुलिस को धोखा कैसे देना है। एंसन उसे अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि अतीत में वे दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में डैनी उसका बैचमेट था। मजे की बात यह है कि डैनी ने अपराधियों के बारे में जानने के लिए क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी थी, बल्कि कानून अपराधियों को किस नजर से देखता है यह समझने के लिए उसने यह विषय चुना था। इसके 2 सेमेस्टर बाद ही वह अचानक गायब हो गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि यह आदमी बाकायदा पढ़ाई लिखाई करके क्रिमिनल बना है। आज तक वह सफलतापूर्वक 37 बैंक डकैतियां कर चुका है। ये सब सुनने के बाद मनरो एंसन को भी केस में शामिल कर लेता है। इधर एम्बुलेंस के अंदर जैक की हालत क्रिटिकल से भी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। जब तक उसके पेट के अंदर से बुलेट नहीं निकाली जाती तब तक ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। इसलिए कैम डैनी से कहती है कि इस वक्त जैक को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन डैनी जानता है कि जैक को छोड़ते ही वे पकड़े जाएंगे। जैक ही अभी उनका इकलौता ढाल है, इसलिए वह कहता है कि चलती एम्बुलेंस में ही सर्जरी करनी होगी। कैम बताती है कि वह कोई सर्जन नहीं है, बस एक पैरामेडिक है। तब डैनी कैम के फोन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड कोलिन को कॉल करता है। कोलिन पूरी बात सुनकर अपने 2 सर्जन साथियों के साथ कैम को वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर देता है। विल तब डैनी से कहता है कि वह कैम की मदद कर सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में उसने कई घायल सैनिकों की सेवा की है। इसके बाद वे चलती गाड़ी में ही सीट बदल लेते हैं। डैनी अब ड्राइविंग सीट पर है और विल पीछे कैम के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चलती एम्बुलेंस के अंदर बिना किसी एनेस्थीसिया के बस वीडियो कॉल पर सर्जनों के इंस्ट्रक्शन सुनकर एक पैरामेडिक सर्जरी कर रही है। कैम सर्जनों के बताए अनुसार घाव वाली जगह को काटकर ओपन करती है। अब बुलेट निकालने के चक्कर में उसे एक बारीक नस को पकड़कर रखना पड़ता है। ठीक इसी समय जैक को होश आ जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। चूंकि उसे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, इसलिए वह पूरा दर्द महसूस कर रहा था। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। विल उसे किसी तरह शांत नहीं कर पाता, तो आखिर में वह उसे बेहोश करने के लिए जो तरीका अपनाता है उसे देख मैं हैरान रह गया। वह सीधे उसके मुंह पर एक घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। खैर, इस अनोखे स्टाइल में बेहोश करने के बाद जब वे अपना काम जारी रखते हैं तभी वह नस फट जाती है। ठीक इसी वक्त टैब की चार्जिंग खत्म हो जाती है और कॉल कट जाता है। अगर 1 मिनट के अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो जैक नहीं बचेगा। ये सब देखकर कैम बहुत पैनिक हो जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर तुरंत एक क्लैंप लगाकर खून रोकती है और आखिरकार जैक के पेट से खून बहना बंद हो जाता है। इस सर्जरी के दौरान विल को करीब से देखकर कैम समझ जाती है कि यह आदमी दिल का बुरा नहीं है, बस मजबूरी में इस डकैती में शामिल हुआ है। वह विल से पूछती है, क्या तुम्हारी पत्नी यह सब जानती है? विल हैरान होकर पूछता है, तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कैसे पता चला? कैम कहती है कि सालों के अनुभव से वह लोगों के चेहरे देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगा लेती है। दूसरी तरफ मनरो को कोलिन से पता चलता है कि शायद जैक मर चुका है, इसलिए वह अब पूरी ताकत के साथ हमला करने का प्लान बनाता है। लेकिन एंसन उसे सब्र रखने को कहता है, क्योंकि इस वक्त कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। इसके बाद जब वे जैक के फोन पर कॉल करते हैं तो कैम फोन उठाती है और बताती है कि जैक अभी जिंदा है, लेकिन मनरो तब तक स्नाइपर्स को ऑर्डर दे चुका था कि एम्बुलेंस पर शूट करके उसे पलट दिया जाए। दूसरी तरफ डैनी इस एम्बुलेंस को लॉस एंजल्स नदी के कंक्रीट चैनल में ले जाता है। जब वहां SIS का हेलीकॉप्टर आता है तो डैनी फायरिंग करके उसे डैमेज कर देता है। इधर एक्सप्रेसवे पर हीट विजन स्नाइपर्स गोली चलाते हैं, लेकिन कैम चिल्लाकर बता देती है कि अगर विल मारा गया तो सब मरेंगे। विल और डैनी झुककर किसी तरह उन गोलियों से बच निकलते हैं, जिसकी वजह से मनरो को एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इतने इंटेंस सीन के बीच डैनी कैम को शूट करने ही वाला होता है, तभी विल उसे रोक लेता है। इस छीना झपट्टी के दौरान कैम चुपके से एंसन को मैसेज
मैसेज करके डैनी के प्लान के बारे में बता देती है। एंसन विल का नाम सुनकर समझ जाता है कि वह डैनी का भाई है। वह विल से कांटेक्ट करके कहता है, तुम एक सैनिक थे, अभी भी मौका है, अगर तुम अभी रुक जाते हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। लेकिन डैनी कहता है कि यह एक जाल है और उसे कम से कम 30 साल की जेल होगी। ये सब सुनकर विल रुकने से मना कर देता है। एंसन तब कैम को बताता है कि विल ही डैनी की कमजोरी है, अगर उसे काबू कर लिया गया तो ही आजादी मिल सकती है। इसी बीच विल की पत्नी का फोन आता है तो वह झूठ बोल देता है कि उसे वह नौकरी मिल गई है जिसका वह इंटरव्यू देने आया था। अब डैनी अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है। विल के कहने पर वह एम्बुलेंस को डैनी के गैरेज में ले आता है जहां कास्ट्रो पेंट लेकर तैयार था। डैनी के आदेश पर वह एम्बुलेंस की खिड़कियों पर हरा पेंट स्प्रे कर देता है ताकि बाहर से अंदर कोई देख न सके। पापी के लोग हॉस्पिटल की पार्किंग से एक जैसी दिखने वाली 5 और एम्बुलेंस ले आते हैं और उन सब पर भी हरा पेंट कर दिया जाता है। काम खत्म होने के बाद डैनी कास्ट्रो को $10,000 देकर एक एम्बुलेंस चलाने को कहता है। डैनी ने विल को भाग जाने के लिए कहा था, लेकिन विल अपने भाई को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए वह फिर से डैनी के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बाकी 4 एम्बुलेंस पापी के लोग और उसका बेटा रॉबर्टो चला रहे थे। जैसे ही गैरेज से एक जैसी दिखने वाली 6 एम्बुलेंस एक साथ बाहर निकलती हैं, पुलिस पूरी तरह चकरा जाती है। वे अलग अलग ग्रुप में बंटकर एम्बुलेंसों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रॉबर्टो अपनी एम्बुलेंस में धमाका कर देता है जिससे कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। ऊपर से जिस ब्रिज पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, पापी वहां एक रिमोट कंट्रोल कार भेजता है जिसके अंदर से ऑटोमेटिक मशीन गन की गोलियां बरसने लगती हैं। इस मशीन गन के सामने जो कुछ भी आता है वह सब तबाह हो जाता है। SIS कैप्टन मनरो समेत कई पुलिस वाले वहीं मारे जाते हैं। पुलिस इस हमले से पूरी तरह बौखला जाती है और घायल साथियों को बचाने में जुट जाती है। मार्क भी इस हमले में घायल होता है, लेकिन वह रॉबर्टो को भागते हुए देखकर उसका पीछा करता है। काफी देर पीछा करने के बाद वह उसे पकड़ लेता है, पर हाथापाई के दौरान मार्क की पिस्तौल से गोली चल जाती है जो रॉबर्टो को लगती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। अपने बेटे को इस तरह मरते देख पापी पूरी तरह पागल हो जाता है। इधर विल को यह अंदाजा भी नहीं था कि डैनी ने इतना वायलेंट प्लान बनाया है। उनके प्लान के मुताबिक एम्बुलेंस पापी के ठिकाने पर पहुंच जाती है। डैनी उसे $8 मिलियन देता है, लेकिन पापी का मन इतने में नहीं भरता। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वह जैक और कैम को मारना चाहता है, लेकिन विल उन्हें वहां छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ पापी भी उन्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसका ठिकाना देख लिया है। मजबूर होकर डैनी उसे पूरा पैसा देने की पेशकश करता है, पर पापी फिर भी नहीं मानता। डैनी विल से कहता है, अगर पापी की बात नहीं मानी तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर विल पूरी तरह टूट जाता है। डैनी के लिए इतना कुछ करने के बाद वह उसे अकेला छोड़ रहा है, लेकिन तभी डैनी इमोशनल होने का नाटक करते हुए बातों बातों में आंखों के इशारे से विल को सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही अगले ही पल दोनों भाई एक साथ पापी के लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वे इस स्टाइल में गोलियां चलाते हैं कि हर एक गैंगस्टर परिंदों की तरह ढेर होने लगता है और आखिर में वे पापी का भी खेल खत्म कर देते हैं। इस गोलीबारी के बीच जैक को होश आ जाता है। होश में आते ही वह कैम को एक पिस्तौल देता है, जिससे घबराकर कैम डैनी की तरफ गोली चला देती है, लेकिन वह गोली गलती से विल को लग जाती है। इसके बाद घायल विल को एम्बुलेंस में उठाया जाता है। विल बैग से पैसों की गड्डी निकालकर कैम को देता है और कहता है कि अगर वह जिंदा न बचे तो यह पैसा उसकी पत्नी को दे देना। अपने भाई को बचाने के लिए डैनी एम्बुलेंस चलाकर बाहर निकलता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स तैनात हैं, रास्ता ब्लॉक है और अंदर विल मौत से जंग लड़ रहा है। ये सब देख डैनी पागल सा हो जाता है क्योंकि विल ही उसका इकलौता अपना है। वह एम्बुलेंस में पिस्तौल देखकर समझता है कि जैक ने विल को गोली मारी है और वह उसे मारने दौड़ता है। तभी कैम बताती है कि उसने खुद पैनिक होकर गोली चलाई थी। ये सुनते ही डैनी बुरी तरह भड़क जाता है। वह जानता है कि बाहर निकलते ही मौत तय है, इसलिए वह कैम को घसीटते हुए बाहर लाता है और उसे शूट करने की तैयारी करता है। एंसन आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है, पर डैनी कुछ नहीं सुनता। वह जैसे ही ट्रिगर पर उंगली दबाकर गोली चलाने वाला होता है, तभी पीछे से एक गोली चलती है और वह गोली उसका अपना भाई विल चलाता है। कैम और डैनी की हाथापाई के बीच विल को होश आ गया था और डैनी को कैम को मारते देख उसके पास गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। डैनी जमीन पर गिर जाता है और आखिरी पल में विल की तरफ देखकर सॉरी कहता है। पुलिस घायल विल को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कैम एंसन की बात अनसुनी करके मार्क से कहती है कि तुम्हारा पार्टनर सिर्फ इस आदमी की वजह से जिंदा है। मार्क विल को एम्बुलेंस में चढ़ाने में मदद करता है। इसी बीच एमी वहां पहुंचकर रोने लगती है। तब कैम उसे दिलासा देते हुए चुपके से विल के दिए हुए पैसे उसके बैग में डाल देती है। आखिर में हॉस्पिटल में जैक एंसन को बताता है कि विल ने उसकी जान बचाई है। चूंकि उसने 2 बंधकों की जान बचाई जिनमें से एक पुलिस वाला था, इसलिए शायद विल को सजा न हो। इसके बाद कैम हॉस्पिटल में उस छोटी बच्ची को देखने जाती है जिसे उसने सुबह बचाया था और विल बेड से केबिन के बाहर खड़ी एमी की तरफ हाथ हिलाकर सॉरी कहता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।